प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की इस क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की आकार की। ये बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 है। इसके तीसरे भाग के अंतर्गत, इससे पहले हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं। इस तीसरे भाग के अंतर्गत हम आज मूल के प्रकार और इसके कुछ रूपांतरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने भाग नंबर 1 में पुष्पी पादप की आकार की संरचना के बारे में डिस्कस किया था। भाग नंबर 2 में मूल की बाह्य संरचना कैसी होती है, उस मूल के कुल कितने प्रकार के भाग होते हैं के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि मूलगोप, विभज्योतिक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र के अंतर्गत विभक्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं इस तीसरे भाग के अंतर्गत मूल के प्रकार के बारे में। तो आज हम मूल के प्रकार पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम एक खरपतवार को उखाड़ते हैं तो इस खरपतवार से एक मूलीय संरचना के अंदर एक लंबी मूल होती है जो आधारीय भाग की ओर मोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये पतली होती जाती है और इसके पार्श्व से कई प्रकार की मूल निकलती है। ये फिर आगे जाकर के विभाजित हो सकती है, शाखित हो सकती है। या फिर आप कभी किसी खरपतवार को और उखाड़ रहे हैं और उसमें इस प्रकार की मूल दिखाई देती है, इस प्रकार की संरचना। इसमें एक लंबी मूल नहीं है, लेकिन इसमें एक लंबी मूलीय संरचना है। या फिर आपने बरगद देखा होगा, उस बरगद की शाखाओं से कई संरचनाएं निकली हुई होती है। इस प्रकार की पतली पतली संरचनाएं निकली हुई होती है। अब इस प्रकार के प्रश्न क्यों लिए गए, क्यों उठाए गए, क्यों हम इन मूलीय संरचनाओं की या इन संरचनाओं की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने भाग नंबर 1 में पढ़ा था कि पादप का वो भाग जो गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि कर रहा है सामान्यतः मूल कहलाती है। किसकी ओर वृद्धि कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, जिसमें पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती। तो जब इन दोनों संरचना को, ए डायग्राम को और बी डायग्राम को देखा जाए तो ये मूल ही है, क्योंकि ये भूमिगत भाग के अंतर्गत स्थित है, भूमिगत है। लेकिन जब हम बरगद की इन संरचना को देखें तो शाखाएं होती तो ऊपर की ओर वृद्धि करती, लेकिन ये संरचनाएं नीचे की ओर वृद्धि कर रही है। तो क्या हम इनको मूल मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की आपने मक्का देखा होगा या गन्ने का तना देखा होगा, उसके आधारीय भाग से भी इस प्रकार की संरचना निकलती है जो अगेन धीरे धीरे जमीन की ओर वृद्धि करती है। तो चूंकि जमीन की ओर वृद्धि करी तो अगेन इन संरचनाओं को भी हम मूल मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति और संरचनाओं के आधार पर मूल 3 प्रकार के होती है। जो प्रकार बनाए गए वो कितने प्रकार के? 3। पहला प्रकार ये और दूसरा प्रकार ये दोनों ही संरचना मूलांकुर से उत्पन्न होती है, लेकिन ये दोनों संरचनाएं मूलांकुर के अतिरिक्त पादप भाग से विकसित होती है। तो इसके आधार पर हम मूल को 3 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, ए प्रकार। पहला प्रकार मूलांकुर से व्युत्पन्न होती है, लेकिन इसमें एक मुख्य मूल होगी जो लंबी है और उसके पार्श्व से छोटी छोटी कई शाखा निकलेगी। इस संरचना को क्या नाम देंगे? मुख्य मूल। और इन संरचनाओं को क्या नाम देंगे?
पार्श्व मूल कहते हैं। क्या कहेंगे? पार्श्व मूल। अब इस मुख्य मूल की विशेषता क्या होगी? जहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ से मोटी होगी और धीरे धीरे संकरी होती हुई इसका शेष भाग एक पतली सी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है और इसकी लंबाई अत्यधिक होती है। जैसे हम यदि मूंग के पौधे को उखाड़ेंगे तो एक लंबी सी मूल निकलेगी। जो लंबी मूल निकल रही है वो क्या है? वो मुख्य मूल है। जो इसके पास से छोटी छोटी मूलें निकली वो क्या है? पार्श्व मूल है। इस प्रकार की मूलीय संरचना को हम मूसला मूल कहते हैं। क्या नाम देंगे? मूसला मूल, या फिर इसको हम टैप रूट भी कह सकते हैं। क्या परिभाषा होगी? मूलांकुर से उत्पन्न लेकिन मुख्य मूल अधिक विकसित होती है। मूलांकुर से उत्पन्न और दूसरा मुख्य मूल अधिक विकसित होती है। ऐसी मूल को क्या नाम देंगे हम? मूसला मूल नाम देते हैं। ये मूसला मूल किन पादपों में पाई जाती है? तो उदाहरण इसके लिए सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों का उदाहरण लिया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों की मूल, जैसे मूंग है, मोठ है, आम, नीम, खेजड़ी, बरगद। तो बरगद की, नीम की, इनकी बहुत बड़ी मूल होती है, हम देख नहीं सकते, लेकिन छोटे शाकीय पादप जैसे मूंग को देख सकते हैं, मोठ को देख सकते हैं, इत्यादि की मूल कैसी होगी? मूसला मूल कहलाएगी। सेकंड नंबर, इस प्रकार की मूल की बात करते हैं हम। जो डायग्राम नंबर हमारे पास में बी है, ये भी एक मूल है जो मूलांकुर से उत्पन्न होती है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि जब दोनों संरचनाओं को देखें, हम कंपैरिजन करें, तो क्या अंतर पाते हैं कि इस ए डायग्राम के अंतर्गत जिसको हमने मूसला मूल नाम दिया था उसमें एक मुख्य मूल विकसित है, बड़ी लंबी है, लेकिन इसमें मुख्य मूल नहीं। तो मुख्य मूल उत्पन्न तो हुई होगी लेकिन उसका विकास नहीं हुआ और उसके स्थान पर मूल का कार्य करने के लिए उस आधारीय भाग से, मुख्य मूल के आधारीय भाग से बहुत सारी पतली पतली महीन रेशे नुमा संरचना निकल गई। जैसे बाजरे के पौधे को उखाड़ते हैं तो आधारीय भाग से बहुत सारी जड़ निकलती है। प्याज के बल्ब को, कंद को यदि हम उसके आसपास बहुत सारी मूलों को उत्पन्न हुए देखते हैं तो ये जो इस प्रकार की मूल है, इस प्रकार की मूल को हम रेशेदार या फाइब्रस मूल कहते हैं। जकड़ा मूल भी कह सकते हैं उसको। तो इस प्रकार की मूल नंबर 2 क्या नाम देंगे उसको? रेशेदार या जकड़ा मूल। अपस्थानिक नहीं कहेंगे इसका, माने जकड़ा मूल, अथवा इसको फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। क्या बिंदु होंगे इसके? नंबर 1, उत्पन्न तो किससे होंगे? मूलांकुर से उत्पन्न होंगे। मूलांकुर से उत्पन्न, लेकिन मुख्य मूल क्या होगी? अपहार्षित होगी या अल्प विकसित होती है। मुख्य मूल अल्प विकसित और इसके स्थान पर पार्श्व मूल अधिक विकसित होती है। तो महीन, रेशेदार, पार्श्व मूल अधिक विकसित होती है। क्या नाम देंगे उसको हम? इन मूल को नाम देंगे रेशेदार अथवा जकड़ा मूल। इस प्रकार की मूल कौन से पादपों में पाई जाएगी? तो उदाहरण क्या होगा इसका? जितने भी प्रकार के एक बीजपत्री पादप है,
कैसे पादप? एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप की मूल रेशेदार मूल होती है, जैसे बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, इत्यादि प्रकार के पादपों की। नंबर तीसरा भाग, मूल का तीसरा प्रकार। कैसी मूल थी ये? बरगद का भी एग्जाम्पल लिया था हमने। इस बरगद की शाखाओं से इस प्रकार की रेशेदार संरचना निकलती है जो धीरे धीरे मोटी होती जाती है। या फिर हमने एक मक्के का एग्जाम्पल लिया था जिसकी पर्वत संधि से मोटी शाखाएं निकली हुई होती थी जो जमीन में जाकर के पौधे को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की मूल को नाम देते हैं अब स्थानिक मूल, एडवांटेज रूट कहलाती है। कहाँ से विकसित हुई? मूलांकुर इस भाग तक स्थित था। मूलांकुर से विकसित नहीं हुई बल्कि मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, जैसे मक्का के अंतर्गत स्तंभ से निकली हुई है, इस बरगद के अंदर ये शाखाओं से निकली हुई होती है। तो ऐसी मूल को क्या नाम देते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। इनकी संरचना कैसे होगी? इनकी मूल के समान ही संरचना होती है। बरगद की बात करते हैं अपन। प्रारंभ में ये संरचना है हवा में लटकी हुई होती है, जिसके अग्रभाग पर उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण होता है जो जल की पूर्ति करने का कार्य करता है। दूसरा, बरगद का पौधा होता है वो बहुत बड़ा घेरा में होता है, जिसका मुख्य तना इन शाखाओं के भार को सहन नहीं कर सकते। शाखाएं बहुत लंबी लंबी होती है, शाखाएं टूट सकती है, इसलिए इन शाखाओं को सपोर्ट प्रदान करने के लिए इन जड़ों का विकास होता है। तो धीरे धीरे जड़ें क्या होगी? धीरे धीरे वृद्धि करती हुई जमीन तक पहुंचेगी और फिर जमीन के अंतर्गत परिवेशित हो जाती है। उसके बाद में ये मोटी संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इन शाखाओं को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। तो अपस्थानिक मूल सामान्यतः उन पौधों में विकसित होती है या उन पौधों के भागों से विकसित होती है जिनको सपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं मक्का में, इसको कैसे सपोर्ट प्रदान होता है। जैसे एक आपने टॉवर देखा होगा, जैसे रेडियो का टॉवर होता है, लंबा होता है, पतला सा होता है और लंबा होता है। इसको आधारीय भाग से कंक्रीट से जोड़ देते हैं। अब इतने लंबे टॉवर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसके आधारीय भाग से इस प्रकार के लोहे की रस्सी बांध दी जाती है, ऐसा बांध दिया जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये रस्सियाँ या व्रत इस टॉवर को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से मक्का में क्या है? तने की लंबाई बहुत अधिक है, लेकिन इसकी जड़ें कैसी है? एक बीजपत्री पादप होने के कारण इसकी जड़ें अपस्थानिक है, रेशेदार मूल है, और रेशेदार मूल की लंबाई बहुत कम होती है और जमीन की केवल ऊपरी सतह तक फैली हुई होती है, जबकि मूसला मूल होती है वो जमीन के अंदर की ओर धसी हुई होती है, जिसके कारण वो पौधे को सपोर्ट प्रदान कर सकती है। लेकिन ये रेशेदार मूल इतने लंबे पादपीय भाग को सपोर्ट प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए इनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, क्योंकि नहीं तो यह वाक्य झोंके से गिर सकता है, इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए इसके आधारीय भाग की कुछ पर्वतसंधियों से इनवृत्त के समान संरचना निकलती है जो जमीन के अंदर प्रवेशित होकर के इसको सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये कार्य किसका हुआ? अपस्थानिक मूल का हुआ। क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी? इस मूल की उत्पन्न किससे होती है? इसकी उत्पत्ति मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग अन्य भाग में क्या क्या आएंगे? तना हो सकता है, शाखा हो सकती है, तना या फिर शाखा से उत्पन्न
मूल या मूलीय संरचना अपस्थानिक मूल कहलाती है। किस में पाई जाती है? मक्का में है, बरगद में है। तो उदाहरण, इसके अतिरिक्त भी कई पौधे हैं जिनमें अपस्थानिक मूल पाई जाती है। हम आसानी से लिख सकते हैं, बरगद हमारे आसपास में भी पाया जाता है। हम रोज इन अपस्थानिक मूल को देखते हैं, बरगद एंड मक्का। तो मक्का में दोनों ही प्रकार की मूल पाई जाएगी, मूसला मूल भी है, रेशेदार भी मूल है और अपस्थानिक भी। बरगद द्विबीजपत्री पादप प्रदेश के आधारीय भाग से मोटी मोटी मूल निकलेगी, वो मूसला मूल थी, लेकिन इसके साथ साथ में इन मूलों का भी महत्व होता है। तो इस प्रकार से हमने मूल के 3 प्रकार पढ़े, मूसला मूल, रेशेदार मूल और अपस्थानिक मूल। इसमें से सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली, सबसे अधिक उपयोगी है वो मूसला मूल और अपस्थानिक मूल होती है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपने गाजर खाई होगी, सलजम खाया होगा, शकरकंद खाया होगा। तो ये जो खाने वाली संरचना है वो क्या है? इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? पादप का कौन सा भाग है? तो हमारे मन में प्रश्न क्या आता है? ये मूल है। हम किसी अन्य पादप की मूल को नहीं खाते, लेकिन इन पादपों की मूल को, गाजर की मूल को हम खा रहे हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व है, इसमें खाद्य पदार्थ है। तो पहला रूपांतरण जो हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है? खाद्य पदार्थ के आधार पर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मूल के रूपांतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल के रूपांतरण नंबर 1, ए, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मूसला मूल को अलग तरीके से पढ़ेंगे और अपस्थानिक मूल के रूपांतरण अलग पढ़ेंगे। पहला है खाद्य संग्रहण के आधार पर मूल कितने प्रकार की होती है। दूसरा नंबर, यांत्रिक कार्यों के आधार पर, यांत्रिक कार्यों के आधार पर। अब यांत्रिक कार्यों का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे बरगद के अंदर जो शाखा से निकली हुई मूल है वो पादप को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से मक्का के अंदर जो मूल को विकसित होती है वो मूल भी खाद्य पदार्थ, वो मूल भी सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। तो क्या ये दोनों मूल एक प्रकार की है या संरचना में अलग अलग है? यदि वो अलग अलग हैं तो हम इनको कौन सी मूल मानेंगे? तो ये क्या हुआ? यांत्रिक कार्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर अपस्थानिक मूल को और रेशेदार मूल को, अपस्थानिक मूल को और मूसला मूल को पढ़ेंगे। इसके बाद में यांत्रिक कार्यों के आधार पर इन 2 पौधों के अतिरिक्त अन्य पौधों में भी जो अपस्थानिक मूल विकसित होती है उनका कार्य क्या होता है के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करें। इस टॉपिक के अंतर्गत मूल के प्रकार पढ़े हैं और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूल के रूपांतरण के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।